हाँ जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू। किस चीज के सब्जेक्ट है हमारा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस फाइनेंस। ठीक है जी। पहले चैप्टर से हमने क्वेश्चन उठाया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले कि हम लोग एमसीक्यू करें, थोड़ी सी चर्चा हम लोग पढ़ लेते हैं कि एफएम क्या होता है। एफएम आपको, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था कि ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। दो सब्जेक्ट कौन कौन से? फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंस के बारे में अपन ने चर्चा की हुई है कि फाइनेंस क्या होता है? लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसी भी संगठन के लिए ब्लड का काम करता है फाइनेंस। ठीक है। किसी भी, जिस प्रकार एक इंसान की बॉडी को रन करने के लिए हमें खून की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से रन करने के लिए, प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की। इसी वजह से हम फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरी बात, मैनेजमेंट का मतलब आपने समझा था कि मैनेजमेंट को हम लोग डिफरेंट फील्ड में अलग अलग मीनिंग में यूज करते हैं। अब मैनेजमेंट को हम लोग मैनेजमेंट के फील्ड में यूज करते हैं टू गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। एचआर में हम लोग यूज करते हैं कि टू मैनेज पीपल एट वर्क। टू मैनेज पीपल एट वर्क, लोगों को काम पर बनाए रखना, बेहतर तरीके से उनसे काम लेना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। अब बारी आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग मैनेजमेंट शब्द का यूज इसलिए करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंस को मैनेज करते हैं। फाइनेंस को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। इस तरीके से मैनेज करने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स है, पहले से निर्धारित किए गए ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या हो सके? सिस्टमेटिक वे में इजिली अचीव हो सके। इस वजह से हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है जी। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव की। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन ने दो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। एक अपन ने पढ़ा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक अपन ने पढ़ा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में एक प्रॉब्लम ये थी कि कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कहना था कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो जिनसे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो जिनसे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है जी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जिनसे मिलता है उनको लाइन में लगा लिया, परंतु समस्या ये रह गई कि प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया कि भैया प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट लेना है, ग्रोस लेना है, ठीक है, बिफोर टैक्स लेना है, आफ्टर टैक्स लेना है, ये बात नहीं क्लियर की गई। तो इस वजह से ये कमी रह गई। अगली बात इसमें क्या कमी थी कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखता था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने मेरे को 10,000 दिए, कहता एक साल बाद भी वो 10,000 ही रहेंगे, कहता पैसे की वैल्यू नहीं बदलती, परंतु वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं होता। इसी वजह से इसमें के साथ इंटरेस्ट का कंसेप्ट शामिल किया जाता है। फिर क्या कहता है कि आप लोग प्रॉफिट को, दूसरा आया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कहता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बजाय अगर अपने जो अर्निंग पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर है, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेंगे तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आपके शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर पड़ेगा। ये दो ऑब्जेक्टिव थे। अब पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, लिक्विडिटी को नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम पे अगर करंट टाइम वैसे तो होता तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी है, फिक्स सेट्स वाला भी नहीं होता, परंतु एप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ हमारा क्या है? आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैश फ्लो इज सेम एज। अब इसमें कैश फ्लो कौन सा लिया जाता है? ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम जो कैश फ्लो लेते हैं वो लेते हैं कैश, इसमें हम लोग लेते हैं सिंपली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि वो प्रॉफिट लेते हैं जिसमें से टैक्स तो घटा दिया जाए परंतु डेप्रिसिएशन वापस जोड़ दिया जाए। ठीक है जी। कैश प्रॉफिट नहीं लेते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेते, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। भाई इसमें से तो इंटरेस्ट भी नहीं घटा और टैक्स भी नहीं घटा, परंतु टैक्स तो हमने घटा दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा।
क्योंकि हम लोग कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इग्नोर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप किस चीज को इग्नोर करते हो। मैंने ऊपर बताया था कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता था। ठीक है, किस चीज को इग्नोर करता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता था। दूसरी बात, वो रिस्क को और वेल्थ क्रिएशन को भी इग्नोर करता था। हाँ जी, जो इग्नोर का मतलब है कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है, ध्यान में नहीं रखता। तो आपा ने पढ़ा था कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान नहीं रखता। दूसरी बात, ये रिस्क फैक्टर को ध्यान में नहीं रखता। तीसरी बात, ये वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ के बारे में तो ये बात ही नहीं करता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है ना, तो वेल्थ के बारे में तो ये बात ही नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखो डेबिट क्रेडिट हम लोग अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स में। ठीक है, यानी कि एफएम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो एफएम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग क्या जानना चाहेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट के लगाने में हमारा रिस्क कितना है और इस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या आएगी, रिटर्न कितनी आएगी। तो दो जो बेसिक हमारे कंसेप्ट हो गए वो कौन कौन से हो गए, रिस्क एंड रिटर्न। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि भैया मेरा इसमें रिस्क कितना रहेगा और मेरे को इसमें रिटर्न कितनी आएगी, और मेरे को इसमें रिटर्न कितनी आएगी। दोनों की कंपैरिजन करेंगे आप, कंपैरिजन करने के बाद ही आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। पांचवा सवाल क्या कहता है कि इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टर्म रिस्क, रिस्क का क्या मतलब है। पांचवा सवाल क्या कहता है कि टर्म रिस्क का क्या मतलब है। देखो, चेंजेस ऑफ इनकरिंग लॉसेस, वेरिएबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम, चेंजेस ऑफ नो रिटर्न, रिटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये हमारा रिस्क नहीं हो सकता। नन ऑफ द अबव हमारा रिस्क नहीं हो सकता। इनकरिंग लॉसेस, जो आपके लॉसेज हो रहे हैं अगर उसमें परिवर्तन आता है तो क्या वो आपका रिस्क है, नहीं है। रिस्क क्या है कि भविष्य में मिलने वाली जो आपकी आउटकम है अगर उसमें वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि बदलाव, चेंज आता रहेगा। अगर फ्यूचर में होने वाली आपकी जो आउटकम है, जो फ्यूचर आउटकम है, अगर उसमें आपको बदलाव की संभावना है, अप या डाउन होने की संभावना है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, रिस्क बन जाएगा। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एप्रोप्रिएट आंसर देना है। मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स हम लोग को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, मैनेजमेंट ऑफ ऑल असेट्स क्या कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, यहां पर आएगा मैनेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, एप्रोप्रिएट आंसर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, उससे होने वाले रिटर्न और रिस्क की कंपैरिजन की, कंपैरिजन करने के बाद आप क्या लोगे, डिसीजन लोगे। आप क्या लोगे, कंपैरिजन करने के बाद डिसीजंस लोगे। डिसीजन क्या लोगे कि भैया कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कौन से में नहीं लगाना। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहां पर मीनिंग आ जाएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन में किसको शामिल किया जाता है। फाइनेंशियल डिसीजन से पहले हम लोग एफएम के अंदर तीन तरह के डिसीजन पढ़ते हैं। कितने तरह के डिसीजन पढ़ते हैं, ठीक है, तीन तरह के डिसीजन पढ़ते हैं। एक है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, एक है हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन, एक है हमारा डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किन किन सोर्सेज से, किन किन सोर्सेज से किस किस रेशो में, ठीक है, कितना कितना फंड कलेक्ट करना है, किस किस रेशो में किन किन सोर्सेज से, ठीक है, हमें क्या करना है, कितना फंड कलेक्ट
करना है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा जी ऐसे कैसे पता चलेगा कौन कौन से सोर्सेस से कितना कितना फंड कलेक्ट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ईच सोर्स की। हर सोर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे आपस में, उस हिसाब से जो आपको चीपेस्ट पड़ता होगा, ठीक है, और जो आपकी फर्म के अकॉर्डिंग सेट बैठता होगा, चीपेस्ट पड़ता होगा, उसका आप सिलेक्शन कर लेंगे। अब आपने फंड सिलेक्ट कर लिया, फंड सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे करंट असेट्स में, एक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स असेट्स में। जो करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट कहलाएगी वो शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए की गई इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाएगी। फिक्स असेट्स में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म में की गई इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाती है। फिर यहां से आपने पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कुछ ना कुछ क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा या अर्निंग कमाई होगी। उस अर्निंग के दो हिस्से करेंगे, एक तो जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है या फर्म में पैसा लगाया उनको डिविडेंड दे देंगे, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर में बांट दिया जाए वो डिविडेंड कहलाता है। दूसरा, आप फ्यूचर की कंटीजेंसी से बचने के लिए क्या करेंगे, भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आप जो पैसा बचा के रख लेंगे उसको आप नाम दे देंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है जिसको आप कहते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अब हमारा सवाल क्या कहता है, फाइनेंशियल डिसीजन से कौन सा शामिल है, फाइनेंशियल डिसीजन में कौन सा शामिल है। ठीक है, आपको बताया कि तीनों के तीनों ही हमारे क्या है फाइनेंशियल डिसीजन से, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है और डिविडेंड है। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री किसको माना जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, यहां पर जो पूरक जिसको आप कह देते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरक किसको माना जाता है, जो एक दूसरे को मिलकर पूरा करते हैं। ठीक है, अब उसको माना जाता है, इसका आंसर माना गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को माना गया है। किसको माना गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को माना गया है। आगे आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इज रिफ्लेक्टेड टू, किसको रिफ्लेक्ट करती है, डी ऑप्शन में यहां पर बना देता हूं। ठीक है, डी ऑप्शन है यहां पर सेंसेक्स। किसको रिफ्लेक्ट करती है, सेल मैक्सिमाइजेशन को नहीं करती, नंबर ऑफ शेयर होल्डर को रिफ्लेक्ट नहीं करती। किसको रिफ्लेक्ट करती है, एमपीएस को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि अपन ने इसमें पढ़ा था कि अगर आप क्या करते हैं अपने बाजार में शेयर का एमपीएस मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली शेयर की वेल्थ क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर की, ठीक है, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है विच इज नॉट, बात यहां पर नोट की है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कौन सा नहीं आता, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कौन सा नहीं आता। ठीक है जी, देखो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है, वर्किंग कैपिटल भी है, क्रेडिट पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर, क्रेडिट पॉलिसी किस में आ जाएगी, अपनी वर्किंग कैपिटल वाले में आ जाएगी, तो ये भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डिविडेंड पे आउट डिसीजन किस में आएगा, वो डिविडेंड डिसीजन में आएगा। वो किस में आएगा, वो डिविडेंड पॉलिसी में या फिर डिविडेंड डिसीजन में आ जाएगा, क्योंकि डिविडेंड कितना बांटना है और कितना आपने नहीं बांटना, इस बात का डिसीजन आप डिविडेंड वाले पार्ट में लेंगे। इन्वेस्टमेंट में तो आप ये लेंगे कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है। कैपिटल बस्टिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए कर देंगे, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म वाला हो जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर, क्रेडिट पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर क्या होते हैं बच्चों, डेटर होते हैं, ठीक है, या फिर बीआर होते हैं। इसमें बीआर और डेटर पैदा होंगे, वो किसका पार्ट बन जाएंगे, वर्किंग कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल पॉइंट इन मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो इसका फोकल पॉइंट का मतलब वैसे होता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, फोकल पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम बेनिफिशियल पॉइंट, मैक्सिमम बेनिफिशियल पॉइंट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या होगा, सेल ऑफ द फर्म बढ़ाना, क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यू, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग मार्केटिंग शेयर। अब मैक्सिमम बेनिफिशियल पॉइंट में आप क्या करना चाहेंगे, आप लोग क्रिएट करना चाहेंगे शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, क्रिएटिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना चाहेंगे, वो एक एप्रोप्रिएट आंसर हमारा बनेगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिफाइंस एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला
कौन सा है? इन्फ्लेशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर रिस्क एंड रिटर्न है। आपने पढ़ा था कि भैया फाइनेंस के कंसेप्ट में हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि रिस्क कितना है और रिटर्न कितनी है। हम लोग दो वेरिएबल की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उसी हिसाब से क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस कौन से माने जाएंगे, हमारे रिस्क एंड रिटर्न माने जाएंगे। कहता है इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, इन पब्लिक सेक्टर कंपनी द फाइनेंशियल गोल, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसका फाइनेंशियल गोल क्या होगा, वित्तीय उद्देश्य क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, मैक्सिमाइजेशन द डिविडेंड टू गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव, या फिर मैक्सिमाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी रिटर्न। देखो आज के टाइम पे ये होगा कि आपने इक्विटी के प्राइस को क्या करना है, मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना है, यहां पे गवर्नमेंट को दिए जाने वाले डिविडेंड को मैक्सिमाइज करना है, यहां पर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी रिटर्न, जो आपकी इक्विटी रिटर्न प्रेजेंट में आ रही है, उसको अगर आप मैक्सिमाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, शेयर होल्डरों की जो वेल्थ है मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी रिटर्न अगर मैक्सिमाइज है तो इट मींस आपका एमपीएस क्या है, मैक्सिमाइज है। अगला सवाल आता है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इज रिफ्लेक्टेड इन, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइनेंशियल गोल के बारे में बात कर रहा था कि अगर आपको शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, वो किससे रिफ्लेक्ट होगी, वो किससे रिफ्लेक्ट होगी, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग रिटेन्ड अर्निंग, डी ऑप्शन है मैक्सिमाइजिंग इशू कैपिटल, इशूड कैपिटल। हमसे पूछा है कि मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। अब शेयर होल्डर से यहां पर मतलब ये रहता है कि शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर, रियल ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं, ओनर वाले कौन से होते हैं, इक्विटी वाले होते हैं। तो यहां पर किसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, अगर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स को आप मैक्सिमाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, का फंक्शन कौन कौन सा नहीं होता, फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर कौन सा नहीं होता। देखो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना, फंड को इकट्ठा करेगा, सही बात है, उसको एलोकेट भी करेगा, बंटवारा करेगा, मेंटेन करेगा, बैलेंस बनाएगा रिस्क और रिटर्न में, ये भी सही है। मैनिपुलेटिंग द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, ये फाइनेंस मैनेजर का कार्य है, नहीं होता, वो शेयर प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, फंड को प्रोक्यूर इकट्ठा कर सकता है, उसको एलोकेट कर सकता है, बैलेंस बना सकता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज ए रिजल्ट ऑफ, जो मार्केट वैल्यू है शेयर का वो किसका परिणाम होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है जो, ठीक है, वो किसका परिणाम होती है, वो परिणाम होती है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का, रिस्क और रिटर्न के बीच के ट्रेड ऑफ का परिणाम हमारी मार्केट वैल्यू होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द फाइनेंसिंग डिसीजन, और फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन प्रेजेंट करता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, भैया डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला तो डिविडेंड में गया, पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना, ठीक है, वो भी यहां नहीं आता, नन ऑफ द अबव है, हो नहीं सकता। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना किस में आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किससे जुड़ा हुआ, वो फाइनेंसिंग डिसीजन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन किससे संबंधित है। अब डिविडेंड डिसीजन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट, कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग ये दिखा सकते हैं कि कितना रिटेन करना है, मतलब कितना बचा कर रखना है फ्यूचर में होने वाली कंटीजेंसीज का सामना करने के लिए। तो यहाँ पर राइट इशू शेयर नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो यहाँ पर डिविडेंड का ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि हमारी जो अर्निंग है उसका कितना हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एज ए डिविडेंड बांटेंगे, और कितना हिस्सा हम लोग बचा के फ्यूचर की कंटीजेंसी का सामना करने के लिए रखेंगे,
ठीक है, वही हमारा डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। अब यहाँ पर डिविडेंड का बांटना हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अब हमारी री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, आप लोग रिटेन ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है, तो आप लोग शेयर होल्डर में क्या कर देंगे, एज ए डिविडेंड बांट देंगे। ठीक है, अगली बात, अगर आपको दूसरे नाम से पुकारूं, अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ फर्म है, फर्म ग्रो कर रही है, आपके पास अवसर अवेलेबल है, तब भी आप क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। दूसरी बात, आपको लग रहा है कि यार फर्म इज गोइंग टू डिक्लाइन, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये काम आप लोग करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे थे बेसिक एफएम के एमसीक्यू जो अपन ने बना लिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, दो तरह की अप्रोचेस हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, दो तरह की अप्रोचेस कौन कौन सी होती है, एक होती है ट्रेडिशनल, दूसरी होती है मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल थी वो अप टू 1950 तक थी, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो हमारा एफएम था वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स था। इसमें हमारा जो एफएम था वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स था। ठीक है, इसमें हमारे एफएम की नो सेपरेट एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं थी। और जो फाइनेंशियल मैनेजर था उसको सिर्फ इंपॉर्टेंट काम के लिए ही क्या किया जाता था, बुलाया जाता था, अदरवाइज उसकी कोई पूछगिछ नहीं होती थी। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें सिर्फ फंड को प्रोक्यूर करने पर जोर दिया जाता था, फंड को इकट्ठा करने पर जोर दिया जाता था, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या होगा इस बात पर जोर नहीं दिया जाता, सिर्फ ओनली लॉन्ग टर्म फंड को ही, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को ही ध्यान में रखा जाता था। फिर 1950 के बाद आई हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या होने लगी, एफएम अपनी सेपरेट एंटिटी लेने लगा, और जो हम लोग क्या करते थे, फंड को सिर्फ प्रोक्यूर करते थे। ठीक है, उसके बाद उसका क्या करना है इस बात की तरफ ध्यान नहीं था ट्रेडिशनल अप्रोच में। इसमें हम लोग क्या करने लगे, फंड के बारे में एनालिटिकल एनालिसिस करने लगे। ठीक है, एनालिटिकल एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि हम लोग ये देखने लगे कि फंड के क्या परिणाम रहेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होने लगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी क्या होने लगा। उसके बाद सिर्फ इसमें लॉन्ग टर्म पर ध्यान दिया जाता था, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म पर भी ध्यान दिया जाने लगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन पर भी ध्यान दिया जाने लगा। ये हमारी दो अप्रोचेस थी जिसको हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल आपसे पूछे तो अप टू 1950 थी, मॉडर्न उसके बाद वाली होगी। ठीक है, एनालिटिकल एनालिसिस किस अप्रोच में किया जाने लगा, तो मॉडर्न में किया जाने लगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किस में किया जाने लगा, तो आप लोग कहेंगे कि मॉडर्न में किया जाने लगा। सिर्फ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड कौन सी अप्रोच का काम था, तो आप लोग कहेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच का काम था। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको फटाफट हम लोग पढ़ देंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, या फिर इसको आप लोग कह सकते हैं मिक्स ऑफ, ठीक है, ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, ओन्ड फंड में आपका आया था इक्विटी, आया था प्रेफरेंस, आया था रिजर्व एंड सरप्लस, आया था। बोरोड फंड में आपका क्या आया था, लोन आया था, डिबेंचर आया था। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट आया था। ये सारे किस में आए थे, बोरोड फंड आए थे। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर आप इसको डेट एंड इक्विटी मिक्स भी कह सकते हैं, डेट एंड इक्विटी मिक्स भी कह सकते हैं। अब एक बात और मैंने आपको बताई थी कि टोटल कैपिटल में, ठीक है, जो डेट का पार्ट होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, डेट का जो टोटल कैपिटल में पार्ट होता है उसको आप फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। ठीक है, फिर अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ये पढ़ा हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कौन से डिसीजन से रिलेटेड है। अभी आप पीछे पढ़ के आए, वो फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, चार तरह की अप्रोचेस पढ़ते हैं। एक एनआई अप्रोच, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एक एमएम अप्रोच, चौथी हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो पहला हमारा सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के लिए कौन सी बात सही है।
नेट इनकम अप्रोच को देने वाले हैं हमारे, किसने दिया नेट इनकम अप्रोच हमारे दिया है, ये किसने दी है हमारी नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच को दिया है, किसने दिया, डेविड डुरन ने दिया है। नेट इनकम अप्रोच किसने दी है, डेविड डुरन ने दी है, ठीक है, डेविड डुरन ने दी है। ये एक रेलिवेंट अप्रोच है। कैसी अप्रोच है, रेलिवेंट अप्रोच है। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, या डेट इक्विटी के मिक्स में चेंज करते हैं, तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और मार्केट प्राइस पर शेयर, इनमें परिवर्तन आएगा। ये मतलब है रेलिवेंट का। रेलिवेंट होने का मतलब क्या है कि अगर आप डेट इक्विटी मिक्स के रेशियो में परिवर्तन करते हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट प्राइस पर शेयर में चेंज आएगा। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि अगर आप डेट का ज्यादा यूज करेंगे, अगर आप डेट का ज्यादा यूज करेंगे तो इससे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, एमपीएस बढ़ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर हमसे पूछा गया कि नेट इनकम अप्रोच के बारे में कौन सी बात सही है। नेट इनकम अप्रोच के बारे में ये बात सही है कि ये क्या कहता है कि हायर डेट इज बेटर। डेट का ज्यादा यूज करोगे तो इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ने पूछा है कि इन नेट इनकम अप्रोच, ये दूसरे वाली आ गई हमारी, नेट इनकम अप्रोच को देने वाले भी कौन है, इसको भी डेविड डुरन ने दिया है, ठीक है। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, ये इरेलीवेंट अप्रोच है। अब यहाँ पे इरेलीवेंट होने का मतलब क्या है, इरेलीवेंट होने का मतलब ये है कि अगर आप डेट इक्विटी के मिक्स में चेंज करते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट प्राइस पर शेयर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनमें कोई चेंज नहीं आता, ये क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज केडी भी इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें चेंज किस में आता है, इसमें चेंज आता है सिर्फ केई में। केई का मतलब यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज आता है। तो इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज, सॉरी, ये नेट इनकम अप्रोच थी, मैंने आपको कहानी जो बता दी ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बता दी। ये कहानी जो किसकी है, सारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच देने वाले कौन है, डेविड डुरन है। ये इरेलीवेंट अप्रोच है, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट प्राइस पर शेयर और केओ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिर्फ चेंज किस में आता है, एनओआई अप्रोच में, वो केई में आता है। अब यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच में केई की बारे में पूछा गया कि केई की क्या पोजीशन रहती है। केई नेट इनकम अप्रोच में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। के नेट इनकम अप्रोच में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट में पूछा है कि इन केस ऑफ ए नेट अप्रोच द डेट प्रोपोर्शन इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेट। अब आपको बताया है कि जो एनआई अप्रोच है और एनओआई अप्रोच है उसमें कहता है डेट का प्रोपोर्शन अगर बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ डेट दोनों केस में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कॉस्ट ऑफ डेट दोनों केस में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि जैसे केडी की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी दोनों की दोनों अप्रोचेस में। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के बारे में सही कौन सा है, ठीक है, नेट इनकम अप्रोच के बारे में सही कौन सा है। देखो नेट इनकम अप्रोच के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक हमारा एस होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक होता है वी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। एक होता है बोरोइंग, पी होता है बोरोइंग, ठीक है। एक बी के बाद हमारी के होती है, के होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। केडी होता है कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है जी। केओ होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल को आप वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है जी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारी होती है। इसमें कुछ हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एस, एस निकालते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, बाय में हम लोग करते हैं के, ठीक है। फिर हम लोग निकालते हैं वी, वी हमारा बनता है एस और बी से, यानी कि इक्विटी, डेट और इक्विटी, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर की ये अजम्पशन रहती है कि हमारे पास सिर्फ दो सोर्सेज हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर की अजम्पशन रहती है कि हमारे पास सिर्फ दो सोर्सेज हैं। दो सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो भी डेट और इक्विटी। डेट और इक्विटी हमारे पास क्या है, दो सोर्सेज है, ये मानकर चलती है
अप्रोच। ठीक है जी, ईबीटी बाय में के कर दिया, वी बना दिया, डेट इक्विटी प्लस डेट करके बना दिया, फिर आपने निकाला केओ, वो निकलेगा ईबीआईटी अपॉन वी इंटू 100। फिर आपने निकाला एमपीएस, एमपीएस होता है एस बटा एन, एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आपसे पूछा है कि इसमें नेट इनकम अप्रोच के बारे में कौन सी बात सही है। वीएफ का मतलब यहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म। वीएफ का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये वैल्यू ऑफ डेट, ये वैल्यू ऑफ फर्म। अब हमें बताना है कि इसके बारे में कौन सी बात सही है। इसके बारे में पहली बात सही है कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, ये इक्विटी है, ये डेट है, दोनों के प्लस करने के बराबर हमारी क्या निकलती है, वैल्यू ऑफ फर्म निकलती है। नेक्स्ट आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में बताया कि ये डेविड डुरन ने दी है। ठीक है, दूसरी बात ये इरेलीवेंट है। ठीक है, तीसरी बात इसमें आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसमें वी एमपीएस केओ ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, केडी भी कांस्टेंट रहता है। परिवर्तन किस में आता है, सिर्फ केडी सॉरी केई में आता है। चेंज सिर्फ किस में आता है, केई में आता है। वो भी कैसे आता है, अगर आप डेट बढ़ाएंगे, अगर आप डेट बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। किस चीज की कॉस्ट बढ़ेगी, इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इनका रिस्क बढ़ेगा। अब इनका रिस्क बढ़ेगा तो इनकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो सीधा सीधा हिसाब ये हुआ कि केई किस वजह से बढ़ती है, केई डेट बढ़ाने से, डेट के ऊपर क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट से हमारा रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ने से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। अब हमसे पूछा है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कौन से वाली चीज कांस्टेंट रहती है। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलता है तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी के ई आ गया तो ये भी आंसर नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ डेट आंसर हो सकता है, परंतु अगला ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ लेना चाहिए, WAC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप लोग के ओ भी कहते हैं। हमारे तो भैया के ओ भी कांस्टेंट होती है, तो के और के डी दोनों ही कांस्टेंट होती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड केडी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। डायरेक्टली केडी के ऊपर आंसर नहीं लगा देना एकदम से जल्दबाजी में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, WACC एंड केडी। अगला है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एडवोकेट करती है डिग्री ऑफ डेट फाइनेंसिंग। किसके बारे में पूछा है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच डिग्री ऑफ डेट, डेट के बढ़ाने या घटाने के बारे में इसके क्या विचार है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कैसी अप्रोच है, इरेलीवेंस अप्रोच है। कैसी अप्रोच है, इरेलीवेंस अप्रोच है। तो इरेलीवेंस अप्रोच तो कहती है भैया कि डेट बढ़ाओ चाहे घटाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके बारे में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इरेलीवेंस हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा इरेलीवेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में भी थोड़े से इसके फॉर्मूलाज हैं उसको पढ़ लेते हैं। वी निकलता है इसमें, वैल्यू ऑफ फर्म निकलती है ईबीआईटी अपॉन केओ, ठीक है, इंटू 100। के ई इसमें निकलेगा ईबीटी बटा एस इंटू 100। एमपीएस निकलेगा एस बटा एन, एस बटा एन। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है जुडिशियस यूज। ठीक है, जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज। लीवरेज का मतलब यहां पर क्या है, डेट है। इसमें कौन सी अप्रोच कहती है, उसको कहती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, हमारी मिडवे अप्रोच होती है। कैसी अप्रोच होती है, मिडवे अप्रोच होती है, जो क्या करती है, जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज की बात करती है। अगली बात ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करती है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर क्या है कि भैया आपका जो रिस्क है वो कम हो, या फिर कॉस्ट क्या पड़े, कम पड़े। ठीक है, और आपकी रिटर्न क्या हो, मैक्सिमम हो। ये क्या है, ऑप्टिमम यूज है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो जुडिशियस यूज का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर या फिर न्यायिक तौर पर एक जो मिक्स बनता है डेट इक्विटी का, उसको सजेस्ट कौन सी अप्रोच करती है, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी सजेस्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज ट्रू फॉर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के लिए कौन से वाला सही है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के लिए कौन से वाला सही है। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के लिए कौन से वाला सही है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के लिए हमारा ये वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में से
अगर आप डेट की वैल्यू घटा देंगे तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें कौन सी वाली चीज कांस्टेंट रहती है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है इन एमएम मॉडल इरेलीवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एमएम मॉडल किसने दिया था, मोदी गिलानी एंड मिलर ने दिया था। किसने दिया, मोदी गिलानी एंड मिलर। मोदी गिलानी और मिलर ने दिया था। ये कैसी अप्रोच है, इरेलीवेंस अप्रोच है। ठीक है, इरेलीवेंस का मतलब आपको पता चल गया कि अगर आप डेट इक्विटी के मिक्स में चेंज करते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट प्राइस पर शेयर और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। तो आपसे सवाल ये होगा कि जी ये तो कैपिटल नॉट सॉरी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी कहती है, तो इसमें क्या खास है। इस अप्रोच का कहना है कि जो इरेलीवेंस होना है, इरेलीवेंस होने को जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो प्रॉपर्ली प्रूव नहीं कर पाई, मैं उसको बिहेवियरल तौर पर क्या करूंगा, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दूंगा इस बात की, व्यवहारिक तौर पर जस्टिफाई करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा किसके थ्रू करूंगा, ऐसा मैं करूंगा आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होती है, बाइंग इन ए वन मार्केट एट लोअर कॉस्ट, सेलिंग इट अनदर मार्केट एट हायर कॉस्ट। भी एक मार्केट में सस्ता खरीद के दूसरे मार्केट में महंगा बेचना क्या कहलाता है, आर्बिट्रेज कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फर्म लेंगे लेवर्ड फर्म, एक फर्म लेंगे अनलेवर्ड फर्म। एक आदमी अनलेवर्ड से लेवर्ड फर्म में जाएगा, अनलेवर्ड से लेवर्ड फर्म में जाएगा। अनलेवर्ड फर्म का मतलब होता है प्योर इक्विटी। लेवर्ड फर्म का मतलब क्या है, इक्विटी और लेवर्ड क्या होंगे, सॉरी लीवरेज क्या होंगे, दोनों होंगे। जब ऐसा मूव ऑन करेगा तो मूव ऑन तब तक करता रहेगा आदमी कि जब तक दोनों मार्केट में उसकी रिटर्न क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसके कहने का मतलब ये था कि अगर आदमी अनलेवर्ड से लेवर्ड फर्म में मूव करता है तो उसको जो मिलने वाली जो रिटर्न है वो क्या रहेगी, दोनों में बराबर रहेगी, कोई फर्क उसकी मूवमेंट का नहीं पड़ेगा। तो इन एमएम मॉडल इरेलीवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कहां पर बेस्ड है, वो आर्बिट्रेज में आती है। कहां पर आती है, वो आर्बिट्रेज में आती है। दैट देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स। तो भैया तीनों की तीनों जो ऑब्जर्वेशन सॉरी नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, इन सभी के सभी अप्रोच की क्या है, मान्यता है कि जिसमें ये मान के चलते हैं कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता। नेक्स्ट है द पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लीवरेज इज एज्यूम्ड बाय। जो हमारा आपा ने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, अनलेवर्ड फर्म से लेवर्ड फर्म में मूव करते हैं। ठीक है, तो वो किस में करते हैं, वो एमएम में करते हैं। ठीक है, तो एमएम में हम लोग क्या करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि लेवर्ड फर्म में तो उधार होगा नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मूवमेंट करेंगे, हम लोग जो मूवमेंट करेंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे, अपना पर्सनल पैसा उधार लेकर एंट्री करेंगे। पर्सनल पैसा उधार लेकर एंट्री करेंगे तो पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लीवरेज, ये मान के कौन चलता है, एमएम मॉडल मान के चलता है कि इसके अंदर हम लोग पर्सनल लीवरेज को यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक सवाल ये आता है which approach is resemblum या रिजेंबल्स होती है, मतलब सेम होती है। ठीक है, किसके, एमएम अप्रोच के। तो आपको ध्यान रखना है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को आंसर माना गया है कि इसमें ये अप्रोच आपस में क्या होती है, रिजेंबल्स होती है, सेम सेम होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यू दैट द वैल्यू ऑफ द लेवर्ड फर्म इज हायर देन दैट ऑफ द अनलेवर्ड फर्म। अब ये बात इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें से कौन सा कहता है कि जो लेवर्ड फर्म है, लेवर्ड फर्म का मतलब क्या है कि जिसमें डेट यूज किए जाते हैं, और अनलेवर्ड फर्म जिसमें डेट यूज नहीं किए जाते। अब इसकी जो वैल्यू फर्म है वो ज्यादा होती है, ऐसा बताने वाली कौन सी फर्म है, कौन सी अप्रोच है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेट इनकम अप्रोच ये सजेस्ट करती है कि अगर आप डेट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेट इनकम अप्रोच हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट है इन ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन इज करेक्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में अपन ने पढ़ा के ही राइजेस कॉन्स्टेंटली नहीं होती, के डिक्रीज कॉन्स्टेंटली नहीं, के डिक्रीज कॉन्स्टेंटली नहीं, तो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि इसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच है के ई क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है बच्चे, एक सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूं ये
हाँ जी, नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम दैट कांस्टेंट केडी एंड के ई कौन से में कांस्टेंट थी। देखो के ई अपन ने पढ़ा था कि वो नेट इनकम अप्रोच में कांस्टेंट थी। कौन से में थी? नेट इनकम अप्रोच में कांस्टेंट थी। ठीक है, केडी भी कांस्टेंट थी वहां पर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेट इनकम अप्रोच। अकेला के ही पूछा होता तो ट्रेडिशनल भी आंसर हो सकता था। ठीक है, ए और सी दोनों आंसर हो सकते थे अगर अकेला के ही पूछा था, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच में के ही कांस्टेंट रहती है। अब के ई और के डी दोनों पूछी है तो क्या होगी? नेट इनकम अप्रोच मानी जाएगी। क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच मानती है कि एक लेवल के बाद अगर आप उधार लेते हैं तो एक लेवल के बाद कॉस्ट ऑफ डेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट रिस्की हो जाएंगे, आपको उधार पैसा मिलना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कहता है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। ओवरऑल का मतलब क्या है? के ओ सेम रहती है? नहीं रहती भैया। अंडर नेट इनकम अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। एनआई अप्रोच में के ओ के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आप डेट को बढ़ाते बढ़ाते हैं तो एनआई अप्रोच में फर्क पड़ता है। अंडर एनओआई अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। हाँ, एनओआई अप्रोच में अपन ने पढ़ा था केओ वैल्यू ऑफ फर्म और मार्केट प्राइस पर शेयर, ये क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। कौन सी अप्रोच में? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल अप्रोच टू वैल्यू ऑफ द फर्म अज्यूम दैट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू वैल्यू ऑफ द फर्म अज्यूम दैट, ये क्या मान के चलता है? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या मान के चलती है? कि देयर इज नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, भैया मान के चलती है। ठीक है, वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय जुडिशियस यूज ऑफ लिवरेज, बिल्कुल मानती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय जुडिशियस यूज। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? जुडिशियस यूज ऑफ डेट, जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर जुडिशियस यूज ऑफ लिवरेज की बात कौन करता है? ट्रेडिशनल अप्रोच करती है। नेक्स्ट है एक फर्म का ईबीआईटी दे रखा है 50,000, डेट की वैल्यू दे रखी है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है। आपके पास जो कंपोनेंट है वो एबीआईटी है 50,000, के दे रखी है 20%। ठीक है, डेट बोरोइंग दे रखी है आपको 80,000। किसमें? एनओआई अप्रोच में। एनओआई अप्रोच के तहत आपको वी पूछा है। एनओआई अप्रोच के तहत वी की वैल्यू होती है ईबीआईटी अपॉन के ई। सॉरी, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है, यहाँ पर के ओ आएगा। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है, के ओ दे रखा है, क्या आएगा? के ओ इंटू 100। तो ईबीआईटी आपका कितना है? 50,000 है। यहाँ पे कितना है? 20% है। 20% को मैं यहाँ पर क्या लिख दूं आपके सामने? ठीक है, 20/100। 20/100 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 1/5। फिफ्थ ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2,50,000 क्या आ जाएगी? हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एनओआई अप्रोच में क्या इनकरेक्ट होता है? ठीक है, सी ऑप्शन में यहां पर आपके सामने लिख दू के इज कांस्टेंट, डी ऑप्शन में यहां पर लिख दू के डी एंड के ओ आर कांस्टेंट, के डी एंड के ओ आर कांस्टेंट। हमसे पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है किसके बारे में? एनओआई के बारे में। देखो एनओआई के बारे में जो कांस्टेंट रहने वाली चीजें हैं वो वी है, हमें पता है एमपीएस है और केओ है और केडी है। तो केओ कांस्टेंट रहता है, ये तो सही है। केडी भी कांस्टेंट रहता है, सही है। केडी एंड केओ कांस्टेंट रहते हैं, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? के ई इज कांस्टेंट। एनओआई में के ई कांस्टेंट नहीं रहता, ये हमारा आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म की वैल्यू के बारे में कौन से वाला सही है? इन द इनिशियल प्रेपोजिशन एमएम मॉडल आर्ग्यू दैट द वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंसिंग मिक्स। वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है। हमसे सवाल में इनकरेक्ट पूछा, ये ध्यान रखना। तो ये तो सही है। टोटल वैल्यू ऑफ द लेवर्ड एंड अनलेवर्ड फर्म विल बी सेम। आर्बिट्रेज प्रोसेस के तहत सेम हो जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि ये भी पढ़ा है अपन, ये भी सही है।
टोटल वैल्यू इनकॉर्पोरेट बोरोइंग बाय फर्म बट एक्सक्लूड पर्सनल लीवरेज। टोटल बोरोइंग, ठीक है, इनकॉर्पोरेट, टोटल वैल्यू इनकॉर्पोरेट बोरोइंग करेगी बट फर्म एक्सक्लूड करेगी पर्सनल लीवरेज को, पर्सनल बोरोइंग को। नेक्स्ट, टोटल वैल्यू डज नॉट चेंज बिकॉज अंडरलाइंग रिस्क डज नॉट चेंज विद फाइनेंसिंग मिक्स। ये क्या कहता है कि टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि अंडरलाइंग जो रिस्क है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, किसके बारे में, फर्म की वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट जनरेट टैक्स एडवांटेज एंड हेंस इफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। भाई इनमें से कौन सा है जो आपकी बैलेंस शीट में पाया जाता है और आपको क्या देता है, टैक्स एडवांटेज देता है और इफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बना होता है भैया डेट और इक्विटी से, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपने अजम्पशन पढ़ी है कि इसमें दो सोर्सेज है, एक डेट है एक इक्विटी है। अब इनमें से आपको टैक्स बेनिफिट किसका मिलता है, भैया टैक्स बेनिफिट तो डेट का मिलता है, टैक्स बेनिफिट किसका मिलता है, डेट का मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ए कंपनी शुड स्ट्राइव फॉर। एक कंपनी को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्राइव करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हमारा मिनिमम कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ डेट केडी कहलाती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या कहलाती है, केडी कहलाती है, ठीक है। अब आप क्या करें कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तब होगा जब आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमम हो। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमम हो। तो आपका आंसर क्या बनेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तभी जाके आपका क्या बनेगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इन्फ्लुएंस। अब कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म किसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो रिस्क ऑफ द फर्म को करता है, रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर करता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है फर्म का वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, रिस्क ऑफ द फर्म को करता है, ठीक है। रिस्क के साथ साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर है उसको भी इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर वाइल डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो तो इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखते, इसका आंसर माना गया डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल को आप ध्यान में नहीं रखते, साइज ऑफ द कंपनी ध्यान में रखते हो, टैक्स रेट ध्यान में रखते हो, लोकेशन ऑफ द प्लांट को ध्यान में रखते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें से पूछा है कि कौन सी चीज रेलिवेंट नहीं है, क्या बनाने में, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में कौन सी चीज रेलिवेंट नहीं है। तो यहां पर आंसर माना गया इंसॉल्वेंसी को इरेलीवेंट माना गया है। फ्लेक्सिबिलिटी ध्यान में हम लोग रेलिवेंट है, लिक्विडिटी भी ध्यान में रखेंगे, कंट्रोल भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी को क्या माना गया है, नॉट रेलिवेंट माना गया है। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसकी बैलेंस शीट की जो हमारी लाइबिलिटी साइड होती है उसमें दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में हम लोग लिखते हैं इक्विटी लिखते हैं, प्रेफरेंस लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, डेट लिखते हैं, ठीक है। एक होती है करंट लाइबिलिटी, करंट में हम क्या लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं, ठीक है, बीपी लिखते हैं, ये चीजें लिखते हैं। तो अगर आप इन सब का सम कर दें, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, अगर आप टोटल ऑफ ऑल लाइबिलिटी साइड कर दें, ठीक है, तो वो बन जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। वो क्या बन जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो आपका जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक सेकंड होल्ड कर रहा हूं। हाँ जी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड अगर आप काउंट करते हैं तो वो क्या मानी जाती है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मानी जाती है। परंतु अगर आप ओवरऑल सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ले लें, सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ले लें, किसको ले लें, सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ले लें तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है
एजेंसी कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू, भैया एजेंसी कॉस्ट किस वजह से राइज होती है? जो आपकी एजेंसी कॉस्ट है, ठीक है, वो किस वजह से राइज होती है? देखो एजेंसी कॉस्ट अराइज होती है, वो हमारी होती है डेट के इंक्रीज होने की वजह से। वैसे एजेंसी कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ हमारे मैनेजर होते हैं और एक तरफ हमारे शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजर और शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर सॉरी मैनेजर के द्वारा जब शेयर होल्डर को पूरी कोई सूचना नहीं दी जाती, इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं की जाती, ठीक है, तो उनके बीच में क्या पैदा हो जाता है? डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? डिस्प्यूट पैदा होता है। उस डिस्प्यूट की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उस मॉनिटरिंग के दौरान हमें क्या पड़ती है? कॉस्ट पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपकी फर्म डेट बढ़ाती चली जाएगी, ठीक है, मैनेजमेंट को हैंडल करने वाले कौन है? ये मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजर लोग हैंडल करने, अगर वो डेट बढ़ाते चले जाएंगे तो डेट बढ़ाने से रिस्क किसका बढ़ेगा? इक्विटी वालों का बढ़ेगा, तो इसकी वजह से इनमें डिस्प्यूट होगा, तो इस वजह से क्या पैदा होगी? एजेंसी कॉस्ट पैदा होगी। तो वो किस वजह से आ जाएगी? इंक्रीजिंग इन डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर? अब इनमें से कैपिटल स्ट्रक्चर के द्वारा कौन सा इफेक्ट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर से इंपैक्ट कौन से वाला नहीं होता? इक्विटी की रिटर्न इंपैक्ट होती है, इक्विटी की जो रिटर्न है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है? इंपैक्ट होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी के बारे में भी पढ़ा है, ईपीएस के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है जी। 29 में हमारा आंसर क्या आएगा कि अपन ने एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी अजम्पशंस थी कुछ, कहता है दो सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी, ठीक है। फिर क्या कहता है? साइज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। तीसरी बात थी कि ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप डेट इक्विटी का कोई भी मिक्स कर लो। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आंसर होगा। ये पूछा कि कौन से वाला इफेक्ट नहीं होता कैपिटल स्ट्रक्चर में? टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इक्विटी की रिटर्न के ऊपर पड़ता है, अर्निंग पर शेयर के ऊपर पड़ता है। ईबीआईटी क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है। ये अजम्पशंस है किसकी? कैपिटल स्ट्रक्चर की। इन पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी में पहली प्रायोरिटी दी जाती है रिटेन्ड अर्निंग को। किसको दी जाती है? रिटेन्ड अर्निंग को। ये मान के चलती है ये थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि भैया सारे सोर्सेज को छोड़कर हम लोग सबसे पहले अपने वाला सोर्सेज यूज करेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क क्या होता है? कम होता है। परंतु एक बात सोच के देखिए कि जो न्यू फर्म है, जो न्यू फर्म है, क्या उनके पास रिटेन्ड अर्निंग मिलेगी? भैया न्यू फर्म के पास तो रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उनके पास रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये अप्रोच की क्या हो जाएगी? इस थ्योरी की क्या हो जाएगी? ड्रॉबैक भी बन जाएगी। इस थ्योरी की क्या बन जाएगी? ड्रॉबैक भी बन जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कैपिटल बस्टिंग, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा कैपिटल बस्टिंग है, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग किससे जुड़ा हुआ? हम लोगों ने तीन तरह के डिसीजन पढ़े। एक हम लोगों ने पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। जो हमारा कैपिटल बस्टिंग है वो जुड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में दो बात पढ़ी आपने कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन कहलाता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाता है। तो आपका कैपिटल बस्टिंग कौन सा डिसीजन का पार्ट है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन बी आपके पास है इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, ऑप्शन सी है इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल बस्टिंग किसका पार्ट है? वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बस्टिंग डील करता है, देखो कैपिटल बस्टिंग किससे डील करता है? अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल बस्टिंग किससे डील करता है? अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है यहां पर, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता तो हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लेते, परंतु यहां पर कैपिटल बस्टिंग पूछा है तो कैपिटल बस्टिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म डिसीजन से क्या करता है? डील करता है। आगे है नोट यूज्ड इन कैपिटल बस्टिंग में कौन सी वाली चीज यूज नहीं होती? देखो देखो कैपिटल बस्टिंग में अंदर हम लोग, कैपिटल बस्टिंग हम लोग यूज क्यों करते हैं? देखो कैपिटल बस्टिंग हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए,
एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए, इस बात का डिसीजन हम लोग लेते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के थ्रू। किसके थ्रू लेते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के थ्रू। इसके लिए हम लोग दो तरह की अप्रोचेज पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशनल, एक हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न, तो हम लोग कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। ठीक है जी, ये हम लोगों की मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल में हम लोग पढ़ते हैं पे बैक पीरियड या पे बैक मेथड। इसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, इसमें हम लोग पोस्ट पे बैक भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, इधर हम लोग पढ़ते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं IRR, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कौन से वाला? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये वाली अप्रोचेस हम लोग पढ़ते हैं। तो अब ये वाली अप्रोच के अंदर हम लोग क्या ध्यान में नहीं रखते? जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच की कमी क्या है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये मनी की वैल्यू एक जैसी मानता है हर टाइम, परंतु उसको कंसिडर कौन सी करती है? मॉडर्न अप्रोच उसको कंसिडर करती है। तो हम लोगों से पूछा गया कि कैपिटल बस्टिंग में हम लोग किस चीज को यूज नहीं करते? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस को यूज करते हैं, कैश फ्लोज को भी यूज करते हैं। किसको यूज नहीं करते? हम लोग नेट असेट्स मेथड को यूज नहीं करते। किसको नहीं यूज करते? नेट असेट्स मेथड को यूज नहीं करते। अगली बात आती है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के बारे में। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, लो लेवल के एग्जाम में भी, बड़े एग्जाम में। कैसा डिसीजन है? देखो एक बात बताओ, मैंने कहा कि हम लोग कैपिटल बस्टिंग के अंदर फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब फिक्स एसेट्स ये तो है नहीं कि बिजनेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अब करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने कर दी और उस डिसीजन को आपने वापस लेना हो, या फिर उस मशीन को वापस करना हो, या फिर उस मशीन को चेंज करना हो ड्यू टू ट्रेंड चेंज, क्या वो घाटे के बिना आप बदल पाओगे? आप कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे। तो कैपिटल बस्टिंग कैसा डिसीजन हुआ? एक ऐसा डिसीजन हुआ जो इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल है, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, बिना घाटे के वापस नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में क्या नहीं आता? सी ऑप्शन है हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डी ऑप्शन है हमारा रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, हाँ जी, कौन सा कैपिटल बस्टिंग में इनकॉर्पोरेटेड टैक्स इफेक्ट होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी होती है, तो क्या नहीं होता? रेट ऑफ कैश डिस्काउंट हमारा आंसर बनेगा, वो कैपिटल बस्टिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा आंसर बनेगा डी वाला ऑप्शन, रिक्वायर्ड रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अब कौन से वाला कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है? देखो आपको पता है कि कोई भी एक्सपेंशन करते हैं, कोई भी एक्सपेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिनेमा है जिसके अंदर 50 सीट्स हैं, मैं उसको 90 सीट्स तक क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड कर रहा हूं। तो आपको, आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसा कोई भी खर्चा जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, ठीक है, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे या फिर जो आपके प्रोग्राम को या आपके काम को एनहांस कर दे, वो कौन सा डिसीजन होता है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सेकंड, मर्जर भी आप लोग क्या करते हैं? बड़ी अमाउंट में करते हैं, किसी दूसरे को खरीदते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स पर भी आप क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो हम लोग किसमें करते हैं? कैपिटल बस्टिंग में करते हैं। इन्वेंट्री आपका किसमें आता है? वर्किंग कैपिटल में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री लेवल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक साउंड वर्किंग कैपिटल। ए साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन। अब साउंड जो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है वो किस पर बेस्ड होती है? ठीक है, साउंड जो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक होती है वो किस पर बेस्ड होती है? वो कैश फ्लो पर बेस्ड होती है। वो किस पर बेस्ड होती है? कैश फ्लोज पर बेस्ड होती है। इसमें जो हम लोग कैश फ्लो लेते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बस्टिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, एलोकेटेड ओवरहेड को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको वापस नहीं लिया जा सकता।
संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इसको फंसी हुई लागत कहते हैं। हिंदी में आप इसको पढ़ेंगे तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, फंसी हुई लागत कहेंगे। किसको कहेंगे, फंसी हुई लागत कहा जाएगा। ठीक है, ये इसमें किसमें नहीं आती, कैपिटल बजटिंग में रेलिवेंट नहीं होती। ठीक है जी, ओके, जस्ट अ सेकंड। संक कॉस्ट के साथ साथ जो एलोकेटेड ओवरहेड है वो भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होते। इसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज्यादा ध्यान में रखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट की दूसरे में कितनी पड़ रही है, अगर वो उठाएंगे तो इसमें हमें कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर बनेगा भैया बोथ ए एंड सी। हमारा आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ना तो हम एलोकेटेड ओवरहेड को कंसीडर करते हैं इसमें, ना ही संक कॉस्ट को। संक कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फंसी हुई लागत। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन। कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज पर बेस्ड होते हैं। कौन से कैश फ्लोज पर, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो पर बेस्ड होते हैं। भी हमारा कैश फ्लो क्या रहेगा, अगर बढ़ता रहेगा तो उसी पर हमारे जो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ए प्रपोजल। किसी प्रपोजल से आने वाले कैश फ्लो को कौन सी चीजें इंपैक्ट नहीं करती, कौन सी चीज इंपैक्ट नहीं करती। सालवेज वैल्यू तो कबाड़ वाली वैल्यू, डेप्रिसिएशन इंपैक्ट करेगा, टैक्स रेट चेंज इंपैक्ट करेगी, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हमारा इंपैक्ट नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ए प्रपोजल। किसी प्रपोजल से आने वाले कैश फ्लो को मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंपैक्ट नहीं करेगा। सालवेज वैल्यू करती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट करता है और टैक्स रेट चेंजेस करता है, टैक्स रेट चेंजेस करता है। नेक्स्ट है कैश इनफ्लो फ्रॉम ए प्रोजेक्ट। जो कैश इनफ्लो होता है प्रोजेक्ट का उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, टैक्स शील्ड ऑफ डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेजिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, जो आपका कैश इनफ्लो होता है प्रोजेक्ट का उसमें शामिल होता है टैक्स शील्ड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी इसको शामिल किया जाएगा। देखो रेजिंग ऑफ फंड्स को हम लोग कैश इनफ्लोज में शामिल, रेजिंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है कि कहीं से फंड को रेज करना। तो कैश इनफ्लोज प्रोजेक्ट से कैश फ्लो आ रहा है आपको, मतलब रिटर्न आ रही है, तो रिटर्न के साथ आप टैक्स बेनिफिट में मिलेगा आपको। डेप्रिसिएशन अगर लगेगा तो किसी प्रोजेक्ट में डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसका आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू असेट्स रिप्लेसमेंट डिसीजन, सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन सही है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज रेलिवेंट। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज की जो क्या होती है वो रेलिवेंट होती है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में उसको क्या नहीं माना जाएगा, संक कॉस्ट नहीं माना जाएगा, ये मानकर चलता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बजटिंग में आप किस चीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, कौन से चीज को फॉलो नहीं करते, आपके पास ऑप्शंस हैं। कैश फ्लो प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। अब एक्रूवल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। एक्रूवल प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि भैया जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई, आप चाहे वो खर्चा हो चाहे वो इनकम हो, ठीक है, जैसे सेल हो या परचेज हो, सेल में आपको इनकम आएगी और परचेज में आपका खर्चा होगा, वो क्या हुआ जाएगा, वो रिसीव हुआ मान लिया जाएगा, वो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। हम लोग कैपिटल बजटिंग में ये वाला अप्रूवल प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लोज बिकॉज ऑफ। अब डेप्रिसिएशन को अब कैश फ्लोज में इनकॉर्पोरेट क्यों करते हो, ठीक है, इससे हमारी सीधी सी बात क्या है, अभी आप पढ़ के आए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, टैक्स शील्ड होता है। ठीक है, हमें क्या देता है, टैक्स शील्ड, टैक्स से बचाता है। टैक्स से कैसे बचाएगा, अब डेप्रिसिएशन अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे तो उससे आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग के बारे में कौन सी बात सत्य है नहीं है। ठीक है, कौन सी बात सत्य नहीं है, संक कॉस्ट को इग्नोर करते हो, सत्य है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को कंसीडर करते हो, ये भी सत्य है। रेलिवेंट कैश फ्लोज आर कंसीडर, ये भी सत्य है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हो, छोड़ते हो, ये बात सत्य है? सॉरी, कौन सी बात सत्य नहीं है? एक्सक्लूड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को छोड़ना, ये बात सत्य नहीं है। इसने पूछा कि इनमें से कौन सी बात है जो कैपिटल बजटिंग के बारे में सत्य नहीं है। आप संक कॉस्ट को इग्नोर करते हो, बात सही है। आप इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज लेते हो, सही है। रेलिवेंट कैश फ्लोज लेते हो, सही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हो, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन कैपिटल बजटिंग में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कहता है कैश फ्लोज बी कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल फॉर्मेट किए जाते हैं, सही है। ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर मेजर्ड ऑन कैश बेसिस, ये भी सही है। ऑल बेनिफिट्स आर मेजर्ड ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस, ये भी सही है। ऑल एक्रूड कॉस्ट, आपने पढ़ा ना कि एक्रूड वाला तो आप लेते ही नहीं इसमें, एक्रूड वाला तो आप इसमें लेते ही नहीं। ऑल एक्रूड कॉस्ट एंड रेवेन्यूज बी इनकॉर्पोरेटेड, इसको हम लोग सही नहीं है, ये वाला अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। भी जो आपका कैपिटल बजटिंग है, इसका जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन का मतलब यहां पर क्या है, जो आप इसको इवेल्युएट कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है, वो क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? हमारे पास ऑप्शंस हैं भैया। कैश फ्लोज आर इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। कैश फ्लोज आर सजेस्टेड बाय सेबी, कैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट, इस वजह से करते हैं। ये कैपिटल बजटिंग मान के चलता है कि कैश फ्लोज इज इंपॉर्टेंट देन द प्रॉफिट, क्योंकि ये मान के चलता है, कंसीडर मोस्टली सब में ये किसको करता है, ये कैश इनफ्लोज को कंसीडर करता है रेदर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट सिर्फ एक मेथड में कंसीडर करता है, ये एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में किसको कंसीडर करता है, ये प्रॉफिट को कंसीडर करता है, बाकी सब में कैश इनफ्लोज लेता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, शामिल नहीं किया जाएगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज में। ठीक है, इंक्रीमेंटल जो हमारा कैश फ्लोज है, उसमें हम लोग संक कॉस्ट को, जो फंसी हुई लागत है, उसको कंसीडर नहीं करते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेते हैं, इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को लेते हैं कि पास्ट में क्या वैल्यू थी, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस चीज में क्या प्रभाव पड़ा, इन्फ्लेशन महंगाई का क्या इंपैक्ट पड़ा, उस चीज को भी कंसीडर करते हैं। सिर्फ किसको कंसीडर नहीं करते, फंसी हुई लागत को हम लोग कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट क्या कहता है, ए प्रपोजल इज नॉट ए कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल। अब एक प्रपोजल कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल नहीं है, उसकी कौन सी विशेषता उसको कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल नहीं बनाती? देखो, कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल रिलेटेड टू फिक्स्ड सेट्स है, सही बात है। लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है, ये भी सही बात है। बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। भैया शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो देता नहीं है, कौन से वाला ऑप्शन है जो वो कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल में नहीं आता, या प्रपोजल ऑफ कैपिटल बस्टिंग नहीं होता, तो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे वो कैपिटल बस्टिंग नहीं हो सकता, या प्रपोजल ऑफ कैपिटल बस्टिंग नहीं हो सकता। इन्हें कैपिटल बस्टिंग संक कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं, कारण क्या है? अब आप संक कॉस्ट को क्या करते हो, एक्सक्लूड करते हो, छोड़ते हो, इसका कारण क्या है? संक कॉस्ट आपको पता है कि वो लागत जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, फंसी हुई लागत। फंसी हुई लागत आपकी एक तरह से कौन सी होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। कौन सी होती है? फिक्स सेट्स में इन्वेस्ट की गई लागत फिक्स कॉस्ट होती है। तो आप इसको बढ़ा नहीं सकते, इंक्रीमेंटल नहीं होती है, ये क्या नहीं होती, इंक्रीमेंटल नहीं होती। इस वजह से आप इसको क्या करते हो, एक्सक्लूड करते हो। नेक्स्ट पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट आपके सामने आगे आएंगी, कौन सी स्टेटमेंट है, पी आई इज लेस देन 1, पी आई इज लेस देन 1, ये क्या कहता है कि जब पी आई आपका लेस देन 1 हो, पी आई जब आपका लेस देन 1 हो तो क्या पोजीशन होगी एनपीवी की? पी आई इक्वल टू 0 हो तो एनपीवी की क्या पोजीशन होगी? पी आई ग्रेटर देन 1 हो तो एनपीवी की क्या पोजीशन होगी? ठीक है जी, कहता है पी आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो क्या सिस्टम होगा? तो इनमें से कौन सी बात हमसे पूछी है, करेक्ट पूछी है? क्या पूछा भैया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज करेक्ट है? देखो, पी आई का मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कौन सा मेथड है ये, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो,
बाय में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। देखो अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एनपीवी होगा पॉजिटिव। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेटर लेस देन 1 है तो एनपीवी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो एनपीवी क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। हमसे पूछा है कि अगर पीआई लेस देन 1 है तो एनपीवी 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं। एनपीवी इज लेस देन 0, ठीक है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि पीआई इज लेस देन 1, अगर पीआई लेस देन 1 हो तो नेगेटिव होगा, तो लेस देन 0 ही तो होगा, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है पीआई के बारे में कि पीआई को आप कब यूज करते हैं, पीआई को यूज करते हैं जब आपके पास फंड की शॉर्टेज हो। पीआई मेथड आप तब लगाते हैं जब आपके पास फंड क्या हो, शॉर्टेज मात्रा में हो, तब आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एज एन एक्सटेंशन ऑफ, कौन से मेथड का एक्सटेंशन है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडेक्स मेथड है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का इंडेक्स ये माइनस, ये लेस देन 0 माइनस कैसे हुआ फिर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब एनपीवी में तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से तो पॉजिटिव, इनफ्लो कम है आउटफ्लो से तो नेगेटिव, अगर बराबर है तो एनपीवी 0। ठीक है, अब इसमें तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किया, उसमें इनफ्लो बाय आउटफ्लो किया, तो आपका जो पीआई हुआ वो किसका एक्सटेंशन हुआ, वो एनपीवी का एक्सटेंशन हुआ। नेक्स्ट है आपका आईआर। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, मैं पानी ले आऊंगा एक गिलास मेरा। हाँ जी, आपका डाउट आप लास्ट में क्लियर करेंगे, जरूर करेंगे, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन करवा दूं, फिर आप लास्ट में डिस्कस करेंगे आपके साथ उसको। हाँ जी, आईआरआर क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दोनों को क्या कर देती है, बराबर कर देती है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है। पे बैक पीरियड वो मेथड होता है जो ये बताता है कि कितने समय में, कितने टाइम में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, वो पूरी हो जाती है, कितने समय में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकप्ड हो जाए, पूरी हो जाए, वो बताता है पे बैक पीरियड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बाय में एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्या बताता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अगला सवाल है which of the following variable is not known in IRR, IRR में कौन सा वेरिएबल नहीं पता होता। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है भी, कौन सा वेरिएबल नहीं पता होता।
इसके अंदर हमें डिस्काउंट रेट नहीं पता होती। क्या नहीं पता होती? डिस्काउंट रेट हमें नहीं पता होती। जो हमारा IRR मेथड होता है इसके अंदर हमें हमारी डिस्काउंट रेट नहीं पता होती। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल में क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल में जो हमें बेस्ट लगता है उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके घर वाले आपको कोई ड्रेस दिलवाने गए, तो ड्रेस दिलवाने में आपने दो ऑप्शन रख लिए कि हाँ यार ये मेरे को फुली पसंद है, अगर ये मेरे घर वालों को नहीं जचा तो मैं ये ले लूंगा। तो आपने जो बेस्ट वन चूज कर लिया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया वो। तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है री इन्वेस्टमेंट। रीइन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन इज इंप्लाइड इन, जो रीइन्वेस्टमेंट की अजम्पशंस होती है, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन हमारा लिख देते हैं यहाँ पे बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन आपका है नन। तो जो रीइन्वेस्टमेंट रेट की अजम्पशन है वो किस में अप्लाई होती है, वो एनपीवी में भी अप्लाई होती है और आईआरआर में भी अप्लाई होती है, दोनों में अप्लाई होती है। री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो आप कमा रहे हो उसी को दोबारा क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एनपीवी में भी आती है और आईआरआर में भी आती है। नेक्स्ट है आपका पे बैक पीरियड टेक्निक इज बेस्ड ऑन, जो पे बैक पीरियड मेथड है, ठीक है, ये आपको बताता है कि आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है जो आपकी, ठीक है, वो कितनी जल्दी रिकवर्ड हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, कितने समय में प्राप्त हो जाएगी, उस पीरियड को आप लोग पे बैक पीरियड कहते हैं। ठीक है, उस पीरियड को आप लोग क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड कहते हैं। तो पे बैक पीरियड टेक्निक किस पर बेस्ड है, ठीक है, पे बैक पीरियड जो क्या कहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आपने एक प्रोजेक्ट में लगाए हैं 10 लाख, एक में लगाए हैं 12 लाख, इसमें एनुअल रिटर्न आती है 5 लाख, इसमें एनुअल रिटर्न आती है 3 लाख। तो 5 लाख एक साल के आते हैं तो आपको 2 साल में पैसे पूरे, इसमें 3 लाख एक साल में आते हैं तो आपको 4 लाख रुपए, सॉरी 4 ईयर में पैसे पूरे। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, तो आप कहेंगे जी ये प्रोजेक्ट बेटर है क्योंकि जल्दी पैसे पूरे कर रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अर्लियर कैश फ्लो को ये क्या देता है, प्रेफरेंस देता है, प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट है इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ए सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड बिकॉज, कहता है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में एक अजम्पशन है इसकी कि ये सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करता है। कैपिटल बस्टिंग की ये अजम्पशन आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्या करता है, ये सिंगल कॉस्ट, एक ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करता है। ठीक है, कहता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज सेम फॉर ऑल प्रोजेक्ट, ये क्योंकि ये मान के चलता है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है सारे प्रोजेक्ट की वो सेम रहती है। ये अवॉइड करता है कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अलग अलग प्रोजेक्ट की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको कैलकुलेट करने से बचता है, ये उसको क्या करता है, बचता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा। जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वो सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर चलता है, सारे प्रोजेक्ट के लिए सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान के चलता है, और जो कैलकुलेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए करने की, उससे ये बचता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे। अब कहता है पीआई ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अपन ने पढ़ा था कि जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है वो किस किस का रेशियो होता है, आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो किस किस का रेशियो हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दे रखा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनपीवी ऑफ ए प्रपोजल। एनपीवी क्या इंक्रीज करती है, देखो हमारे पास दो तरह की मेथड है, एक एनपीवी है एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। एनपीवी हमारा एब्सोल्यूट मेथड है। कैसा मेथड है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज बताता है, नेट रिजल्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 20K में से 10K गए तो आप लोग कहेंगे जी 10K बच गए, यानी कि सेम यूनिट में आंसर देता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब आपको सेम यूनिट में आंसर मिलता है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको दो तरीके से आंसर दे सकता है, ये आपको रेशियो में भी आंसर दे सकता है, ये आपको परसेंटेज में भी आंसर दे सकता है। तो जो आपका एनपीवी प्रपोजल है वो क्या इंडिकेट करता है,
वो इंडिकेट करता है हमारा नेट एडिशन टू वेल्थ। वेल्थ में नेट एडिशन कितना हुआ, इस चीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल इज फोकस ऑन लिक्विडिटी। अब इनमें से कौन सा मेथड है कैपिटल बजटिंग का जो लिक्विडिटी पे फोकस करेगा, जो किस पे करेगा, लिक्विडिटी पे फोकस करेगा। अब आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को बराबर कर देती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर कर देती है। एनपीवी में अपन ने पढ़ा कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में पढ़ा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बाय में एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो इसमें लिक्विडिटी किसमें आएगी, लिक्विडिटी आएगी पे बैक पीरियड में, क्योंकि पे बैक पीरियड ही तो कहता है कि भैया जितनी जल्दी आपके पैसे रिकप्ड हो जाएंगे तो लिक्विडिटी पे फोकस कौन सा मेथड करेगा, पे बैक करेगा। इन केस ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट द रूल इज, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में आप पढ़ के आए हैं कि सिर्फ आप बेस्ट वन को ही सिलेक्ट करते हैं। कौन से वाले को सिलेक्ट करते हैं, बेस्ट वन वाले को सिलेक्ट करते हैं। Which method of capital budgeting assume मान के चलता है कि कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न। अब इनमें से कौन सा मेथड मान के चलता है कि प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न पे ही री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न पे ही क्या कर दिया था, री इन्वेस्ट कर दिया था, ऐसा मान के चलता है आईआरआर। सिर्फ अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न ना होता, ओनली री इन्वेस्टमेंट होता तो दोनों थे, पर तो प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न पे ही री इन्वेस्टमेंट कर देना, वो कौन सा है, आईआरआर मेथड हमारा मान के चलता है। ठीक है जी, अपन ने कर दिए 3 चैप्टर के एमसीक्यू कर दिए। ठीक है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर के कर दिए, कैपिटल बजटिंग के कर दिए और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की कर दिए। ठीक है जी, अब मैं जो अपना कैपिटल बजटिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये इन्वेस्टिंग डिसीजन में आता है। दूसरी बात इरिवर्सेबल है, कैपिटल बजटिंग कैसा डिसीजन है, इरिवर्सेबल है। तीसरी बात इसकी, इसमें 2 तरह की टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल, ठीक है, और मॉडर्न। मॉडर्न को सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। ट्रेडिशनल में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखते, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखते हैं। ट्रेडिशनल में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें पे बैक पीरियड आता है, ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है, तीसरा आता है पोस्ट पे बैक पीरियड आता है, ठीक है जी। और मॉडर्न में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें एनपीवी आता है, फिर अपन ने इसमें पढ़ा कि इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है, तीसरा इसमें अपन ने पढ़ा कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, ठीक है। पे बैक पीरियड वो पीरियड बताया जितने समय में हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाए, वो पे बैक पीरियड कहलाएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय में एवरेज इन्वेस्टमेंट करके आता है। पोस्ट पे बैक में क्या था, जो पे बैक पीरियड था उसमें एक कमी थी। कमी क्या थी कि जब इसके पैसे पूरे हो गए, जब आपके प्रोजेक्ट के पैसे पूरे हो गए उसके बाद वाले इनफ्लो को ये ध्यान में नहीं रखता था। उसको कौन ध्यान में रखता है, पोस्ट पे बैक पीरियड ध्यान में रखता है, ठीक है जी। अरे सबसे बड़ी खास बात, आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है कि पे बैक पीरियड में कौन सा कैश इनफ्लो लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। कौन सा इनफ्लो लिया जाता है, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। एनपीवी मेथड में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एनपीवी कैसा मेथड है, एनपीवी आपका एब्सोल्यूट मेथड है। इसमें इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हैं हम लोग, इसमें हमारा नेट रिजल्ट पता चलता है, नेट एडिशन पता चलता है। आईआरआर आपका क्या है, वो मेथड है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। इसके अंदर खास बात क्या ध्यान में रखनी है, इसमें डिस्काउंट रेट नॉन नहीं होती। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वो मेथड है जो आपको रिलेटिव मेथड है, ये रेशो और परसेंटेज फॉर्म में आपका आंसर देता है। इसमें इनफ्लो बाय में आउटफ्लो हम लोग करते हैं। इसको मेथड को तब यूज किया जाता है जब शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है। और कैपिटल बजटिंग को हम लोग यूज इसलिए करते हैं भी किसी भी प्रोजेक्ट को आपने एक्सेप्ट करना है
या रिजेक्ट करना है, इस बात का डिसीजन आप ये वाले जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके ये मेथड है, आप इनमें से कोई मेथड अप्लाई करोगे, उसी हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे कि एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना। ठीक है जी, चलिए जी।